हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज आपके जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक क्या होने वाला है वो है आपका क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। ये आपके फिजिकल जियोग्राफी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि इस क्लाइमेटोलॉजी में यानी जलवायु विज्ञान में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को जान लेते हैं। मैम इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तब आपको चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हम लोग अपने वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है वह क्या होगा मैम, हमारा इंसोलेशन एंड हीट बजट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूर्य तप एवं उष्मा बजट। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सूर्य तप एवं उष्मा बजट। उष्मा उष्मा बजट, ठीक है। और एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। वायु वायुमंडल। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा मैम, एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक क्या होने वाला है आपका, इंसोलेशन एंड हीट बजट यानी सूर्य तप एवं उष्मा बजट। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है वह क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट आएगा यानी वायुमंडलीय दाब पेटिया आएगा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब पेटिया। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पेटिया। एक मिनट, पेटिया, वायुमंडलीय दाब पेटियां। अब इसका हिंदी मैंने आपको सबको बता दिया कि मैम सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वायुमंडल होगा। हम लोग वायुमंडल में जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है आपके एग्जाम से संबंधित, उसे क्या करेंगे, समझेंगे। और फिर आपका जो लास्ट टॉपिक होगा वह क्या होगा, विंड सिस्टम होगा। यानी हमारे जो पृथ्वी पर जितने भी हवाएं चलती हैं उसके बारे में भी क्या करना है, हमें इसी क्लाइमेटोलॉजी में क्या करना है, पढ़ना है। तो आज अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग अपने इस वायुमंडल, अब हमारा जो टॉपिक है क्या है, एटमॉस्फेयर। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उससे पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है मैम, एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी वायुमंडल। टॉपिक सबको समझ में आ गया। टॉपिक क्या आज होने वाला है, वायुमंडल। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, वायुमंडल। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि मैम हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक बार उसे अपना नोट्स बना लेते हैं। फिर हमें आइडिया मिलते रहेगा कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, अब हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या है, यानी व्हाट इज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर यानी हमारा वायुमंडल क्या होता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन यानी परिभाषा को समझेंगे कि वायुमंडल आखिर होता क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारे वायुमंडल में आपने सुना होगा कि हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। तो हमें जानना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसें कैसे आई। उसको जानने के लिए हमें पढ़ना होगा ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी हमारे वायुमंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, तो फिर हमारा सेकंड टॉपिक क्या होने वाला है, ऑरिजिन ऑफ ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति। इसे हिंदी में क्या लिख सकते हैं, वायुमंडल की उत्पत्ति।
वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उसे पढ़ना है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा मैम वो क्या होगा, वो होगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, यानी हमारा वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संगठन, ठीक है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, वायुमंडल का संगठन, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वह क्या होगा, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा 3 टॉपिक कवर होगा, व्हाट इज एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल होता क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ उसे जानेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी जो हमारा वायुमंडल है वह किन किन चीजों से मिलकर बना है उसे जानेंगे, फिर हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अपने टॉपिक को यानी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैम वो क्या है, तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल होता क्या है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अब चीजों को समझते हैं और लिखते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या होता है, इसको समझेंगे अपने एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक हमें सर्कल की जरूरत होगी, एक आपके लिए होगी सर्कल की जरूरत, है ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये हमारी क्या हो जाती है अर्थ, ये हमारी क्या हो गई आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को समझना है कि एटमॉस्फेयर हमारा होता क्या है, इसको मैं कौन से कलर से लूं, चलो यही ले लेते हैं। पहले डायग्राम बना के फिर आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है यानी वायुमंडल क्या होता है। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो कि चारों तरफ से क्या है गैसीय आवरण से घिरी हुई है, वो भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इस गैसीय आवरण में कौन कौन सी गैसें हैं, तो मैम सबसे पहले हमारा H2O है यानी जल वाष्प है, यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैम हमारा हीलियम भी है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, और यहाँ पे हमारा मीथेन भी है, और यहाँ पे हमारा आर्गन भी है और जेनॉन, और बहुत सारी गैसें क्या होती हैं पाई जाती हैं। तो हमने क्या कहा कि हमारी पृथ्वी जो कि चारों तरफ से क्या है गैसीय आवरण से घिरी हुई है, किस कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसी को क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी वायुमंडल क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग उसका परिभाषा आराम से दे सकते हैं क्या, कि मैम हमारी जो पृथ्वी है जो कि चारों तरफ से क्या है गैसीय आवरण से घिरी हुई है, गैसीय आवरण से क्यों घिरी हुई है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी जो कि चारों तरफ से गैसीय आवरण से घिरी हुई है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये सारी जो गैसें हैं वह हमारे एटमॉस्फेयर के अस्तित्व में कैसे आती हैं, यानी हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन ये सारी गैसें कैसे अस्तित्व में आई, उसे क्या करना होगा समझने के लिए हमें ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपने एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा डेफिनेशन, एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर का क्या कर लेते हैं डेफिनेशन लिख लेते हैं।
कि हमारा वायुमंडल होता क्या है। इसको हम यहां से लिख रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी जो कि चारों तरफ से गैसीय आवरण से आवरण से घिरी हुई है। पृथ्वी जो कि चारों तरफ से गैसीय आवरण से घिरी हुई है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कर्षण बल के कारण बल के बल के कारण बल के कारण उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगा कि मैम हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, यानी वायुमंडल क्या होता है, उसको मैंने आपको बताया। पृथ्वी जो कि चारों तरफ से क्या है, हमारे गैसीय आवरण से घिरी हुई है। किस कारण घिरी है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब हमने आपसे पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम ये जो इतनी सारी गैसें आपको दिख रही हैं, ये गैसें कैसे अस्तित्व में आ जाती हैं, उसको अगर पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर पे, यानी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है उसे पढ़ना होगा, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि क्या है, ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया, वायुमंडल होता क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ। अब उसे हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। वायुमंडल की मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो देखो, वायुमंडल की उत्पत्ति जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हमें तीन तरह के एटमॉस्फेयर को पढ़ना है। तीन तरह का क्या मतलब, एक तो प्राइमरी एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, दूसरा हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर होगा, तीसरा हमारा टर्शियरी एटमॉस्फेयर होगा। जो अभी हमारा एटमॉस्फेयर है वह क्या है, टर्शियरी एटमॉस्फेयर है। हम लोग जानेंगे ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर में कि जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर है, यानी जो हमारा प्राथमिक वायुमंडल है, वह क्या होता है, हमें प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे कि किस कारण हमारा जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर है वह हमें प्राप्त नहीं होता है, और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या क्या घटनाएं घटती हैं जिससे क्या होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, उसे भी समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से एटमॉस्फेयर को पढ़ने वाले हैं, पहले उसी लिख लेते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी प्राथमिक वायुमंडल। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। सेकेंडरी सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। फिर हमारा क्या आएगा मैम, फिर हमारा आ जाएगा टर्शियरी एटमॉस्फेयर। टर्शियरी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, यानी जानने वाले हैं अब कि मैम जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर है ना, यह हमें क्या होता है, प्राप्त नहीं होता है, तभी तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर को हमें पढ़ना पड़ता है। और अभी जो हमारा प्रेजेंट डे में एटमॉस्फेयर है वह किसका चरण है, कौन से चरण का है, तो टर्शियरी यानी तृतीयक चरण का वायुमंडल है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने प्राइमरी एटमॉस्फेयर को, और उसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं हमारा जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर है, यानी जो प्राथमिक वायुमंडल है, वह क्यों नहीं हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, मैम प्राइमरी
एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या क्या होता है कि यह हमें प्राप्त नहीं होता है, उससे थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए अभी मैं आपको क्या बताऊंगी, वायुमंडल की उत्पत्ति के साथ साथ थोड़ा सा हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी समझना होगा, तभी क्या होगा, आपके वायुमंडल की उत्पत्ति समझ में आएगा। तो देखिए अगर मैं डायग्राम बना लेती हूँ और डायग्राम बना के आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। एक मिनट, डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आखिर हमें प्राइमरी एटमॉस्फेयर प्राप्त क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि थोड़ा सा हमें वायुमंडल की उत्पत्ति पढ़ने के साथ साथ में हमें क्या पढ़ना होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति को भी पढ़ना होगा। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति की मैं अगर बात करूं तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 वर्ष पश्चात हुआ था। मैंने कितना टाइम बोला, तो 4.5 वर्ष पश्चात हुआ था। तो जब पृथ्वी का उत्पत्ति 4.5 वर्ष पश्चात हुआ था, तो उस समय क्या था, पृथ्वी आग का गोला था। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था 4.5 वर्ष पश्चात, तो उस समय पृथ्वी क्या था, आपका आग का गोला था। लेकिन एक समय आता है, पृथ्वी क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो पृथ्वी के शीतलन के दौरान, यानी पृथ्वी जब ठंडा हो रही थी, तो उसके शीतलन के दौरान जो भी गैसें मुक्त होती है, उसे पृथ्वी क्या करती है, संजो कर नहीं रख पाती। क्यों? क्योंकि उस समय पे क्या था कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत मतलब अधिक था, और जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल था वह क्या था, बहुत कम था। जिस कारण क्या होता है कि पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो भी गैसें मुक्त होती है, वह क्या होती है, आपके अंतरिक्ष में पलायन कर जाती है, और इस तरह हमें क्या होता है, प्राइमरी एटमॉस्फेयर नहीं प्राप्त होता है। तो जो मैंने आपको बातें समझाया उससे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं ताकि याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, एक मिनट यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग लगभग कब हुआ था, तो 4.5 वर्ष 4.5 वर्ष क्या हुआ था, 4.5 वर्ष पश्चात हुआ था, पश्चात हुआ था। ठीक है, उस समय पे पृथ्वी क्या थी, तो मैम उस समय पे पृथ्वी क्या थी, आग की गोला थी। तो यहाँ पे लिखना है उस समय पृथ्वी आग की गोला थी, गोला थी। ठीक है, यानी जैसे हमारा सूर्य है उसी तरह क्या थी, हमारी पृथ्वी थी। लेकिन एक समय आता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे लिखना है, लेकिन धीरे 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 पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी आपकी क्या होती है, ठंडी होती है। पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती है। तो हमने क्या कहा कि आपके पृथ्वी के शीतलन के दौरान, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो गैसें मुक्त हुई उसे क्या करती है, हमारी पृथ्वी संयोग कर नहीं रख पाती है। क्यों? क्योंकि उस समय पे क्या था, जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत हाई था, और जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल था वह क्या था, बहुत कम था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा कि पृथ्वी के शीतलन के दौरान, पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो गैसें मुक्त हुई, जो गैसें मुक्त जो गैसें मुक्त हुई उसे पृथ्वी संयोग कर नहीं रख पाई। अब क्यों नहीं रख पाई? क्योंकि उस समय पे क्या था, आपके पृथ्वी का टेम्परेचर यानी तापमान क्या था, बहुत ज्यादा था, और जो गुरुत्वाकर्षण बल था वह क्या था, कम था। तो यहाँ पे इसको लिखना है
क्योंकि उस समय पे क्या था, क्योंकि उस समय क्योंकि उस समय पृथ्वी का तापमान अधिक था, अधिक अधिक था, तथा गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, कम था। जब गुरुत्वाकर्षण बल कम था तो कैसे यह गैसों को रोक पाएगी, ठीक है। जिस कारण क्या होती है कि गैसें अंतरिक्ष में पलायन कर जाती है और इस तरह हमें प्राइमरी एटमॉस्फेयर नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्योंकि उस समय पृथ्वी का तापमान अधिक था तथा गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कम था, ठीक है, कम था, जिस कारण क्या होती है, जो गैस से मुक्त होती है वह अंतरिक्ष में पलायन कर जाती है, ठीक है। तो उसे लिखना है जिस कारण जिस कारण जिस कारण गैस से अंतरिक्ष में पलायन कर जाती है, पलायन कर जाती है। अतः इस तरह क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर है वह क्या होता है, हमें प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख लीजिए, इसको मैं कहाँ लेके चले जाऊं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अतः अतः इस तरह हमें प्राइमरी एटमॉस्फेयर प्राइमरी एटमॉस्फेयर नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। हमने देख लिया अपने प्राइमरी एटमॉस्फेयर को क्यों नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि जब पृथ्वी के शीतलन के दौरान जो भी गैस से मुक्त होती है उसे जो हमारी पृथ्वी है संयोग कर नहीं रख पाती। क्यों, क्योंकि उस समय पर गुरुत्वाकर्षण बल कम था और जो तापमान था वह क्या था, अधिक था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड फेज में, यानी सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये गैसें जो भी हैं कैसे अस्तित्व में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर यानी द्वितीयक वायुमंडल, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारी गैसें अभी आपको प्रेजेंट में सुनाई देती है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें कैसे अस्तित्व में आती हैं अब वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इस सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में। तो इसको थोड़ा सा कहाँ में करूँ, चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में हमें क्या देखना है, एक बार उसका डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। देखिए तो आपके सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो हमारे पृथ्वी का यानी जो हमारे पृथ्वी सतह का ऊपर वाला भाग होता है, यह क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, ठंडा हो जाता है। यानी ये जो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है यह क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होकर क्या करता है, तो मैम क्रस्ट का यानी भूपट्टी का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो जब पृथ्वी सतह के ऊपर का भाग यह पूरी तरह से ठंडा होकर क्या करता है, क्रस्ट का निर्माण कर देता है, तो जो भी गैसें थी वह क्या हो जाती है, इस पृथ्वी सतह के अंदर ही मतलब रह जाती है, ठीक है। जैसे कोई बॉटल है उसमें पानी भर दिया और उस पर ढक्कन लगा दिया, तो जो भी पानी है या उसमें गैस भी है तो अब वह क्या हो गया, उस बॉटल के अंदर भरा भरा पड़ा है। अब उस गैस को बॉटल से निकालना है तो हमें क्या करना होगा, उसके कैप को किसी भी तरह से निकालना होगा, ठीक है। तो उसी तरह यह क्या हो जाता है कि जब हमारे पृथ्वी के जो पृथ्वी का ऊपर का सतह है वह ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण कर लेता है, तो जो भी गैसें थी वह क्या हो जाती है, इस पृथ्वी सतह के अंदर ही क्या हो जाती है, रह जाती है। तो अब क्या करना होगा, कुछ तो करना होगा कि यहाँ की जो गैस है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो अब होता क्या है
तो मैम हमने क्या देखा कि पृथ्वी के ऊपर का जो सतह है वह तो ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण कर लिया, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी कुछ एक्टिविटी हो रहा था। जैसे आप लोग आलू को क्या करते हैं, छीलते हैं, तो अगर आलू का ऊपर वाला भाग क्या होता है, ठंडा होता है, लेकिन जैसे हम लोग आलू के अंदर अपना ये फिंगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि जो आलू अंदर से होता है वो गर्म होता है। तो उसी तरह हमारे पृथ्वी को भी समझना है कि पृथ्वी के ऊपर का भाग ये तो ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण कर देता है, लेकिन इसके आंतरिक भाग में क्या होता है, अभी भी कुछ एक्टिविटी होता है। क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपस में एक जैसे परमाणु क्या होते हैं, टकराते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपस में एक जैसे परमाणु क्या होते हैं, टकराते हैं और क्या करते हैं, एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं। साथ में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी ऊष्मा को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, यानी आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं और एक नई परमाणु का निर्माण करते हैं और साथ में क्या करते हैं, तो मैम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जब हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वह क्या हो जाती है, एकदम पिघली अवस्था में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे टेम्परेचर है, देखो यानी जो ये एनर्जी है वह क्या होता है, आपके हीट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज करता है। जब यह हीट के फॉर्म में रिलीज होता है तो यह आपके टेम्परेचर को क्या करता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर, जब हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो भी यहाँ की चट्टानें पाई जाएंगी वह क्या होंगी, पिघली अवस्था में पाई जाएंगी। तो अब होता क्या है कि जो भी हमारे में चट्टानें होती है ना, वो यहाँ पे क्या होती है, पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। तो अब ये क्या बन जाएंगी, मैग्मा बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैग्मा क्या करता है, हमारे इस पृथ्वी सतह के क्या होता है, बाहर आना चाहता है। तो होता भी है, एक समय आता है कि हमारे पृथ्वी के सतह पर क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। और इसी वोल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या होता है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर जो भी गैसें थी वह क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है और उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग। आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग क्या होता है, बस दे दिया गया है, इतना आपसे डीप में समझाया नहीं गया है। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा कि हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी क्या हो रहा था, कुछ हलचल हो रहा था। हलचल कैसा था, तो नाभिकीय संलयन हो रहा था, आपस में एक जैसे परमाणु टकराकर एक नए परमाणु का निर्माण कर रहे थे, साथ में एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। यह एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा था, जिससे टेम्परेचर को क्या कर रहा था, बढ़ा दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चट्टानें पाई जाएंगी वह पिघली अवस्था में पाई जाएंगी। तो अब होगा, यह मैग्मा बन जाएगा। तो एक समय आएगा कि यह मैग्मा क्या करेगा, पृथ्वी सतह के ऊपर आना चाहेगा। तो हमने कहा कि एक समय आता भी है कि जो मैग्मा है वह पृथ्वी सतह के ऊपर आती है, यानी वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। इसी प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग में क्या होता है कि जो भी गैसें होती हैं पृथ्वी सतह के अंदर जो कि दब गई थी वह क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस आती है बाहर, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका H2 आता है, यानी जल वाष्प आता है। ठीक है, आपका सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस आती है, तो जल वाष्प आता है। इसके बाद क्या आता है, आपका SO2 आता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, आपका हाइड्रोजन आता है, आपका हीलियम आता है, आपका आर्गन आता है। लेकिन इतनी सारी गैसें आती है, लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक मैंने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में अस्तित्व में आएगा उसे भी समझेंगे। लेकिन हमने जो आपको अभी बात बताया कि मैम अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपके पृथ्वी सतह के चारों तरफ क्या होगा, तो मैम वोल्केनिक इरप्शन होगा। जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो पृथ्वी सतह के अंदर जो भी गैस है जो कि दब गई थी, अब वह क्या हो जाएंगी, बाहर आएंगी। और वह क्या होती है, एक निश्चित हाइट पर जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो अब जो भी गैसें हैं वह क्या हो जाती है, आपकी बाहर की तरफ आ जाती हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो हमने कहा कि जो भी गैसें निकलती है उन गैसों में सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो हमारा H2O निकलता है, यानी जल वाष्प निकलता है। अब यह जल वाष्प क्या करता है, आपके पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, यानी क्या करता है, आपके बादल का निर्माण करता है। ये क्या कर देता है, आपके बादल का निर्माण कर देता है। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पृथ्वी सतह पर
करोड़ों वर्षों तक क्या होती है, वर्षा होती है। जब पृथ्वी के सतह पर क्या होता है, लाखों करोड़ों सालों तक क्या होती है, वर्षा होती है, तो हम लोग क्या देखते हैं, आपके नदी का, समुंदर का, सागर का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी रिवर, ओशियन और लेक सब क्या हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, जब वर्षा होता है तो वर्षा के दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह वर्षा के साथ में क्या हो जाते हैं, हमारे पृथ्वी के धरातल पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि वर्षा के साथ में क्या हो जाते हैं, ये भी निक्षेपित हो जाते हैं, यानी नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, और H2O क्या करता है, चारों तरफ क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, यानी बादल का निर्माण करता है, और पृथ्वी के सतह पर लाखों करोड़ों सालों तक क्या होती है, वर्षा होती है। तो जब वर्षा होती है तो मैम वर्षा से क्या होते हैं, वर्षा से क्या होगा, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रेन फॉल हो रहा है, रेन फॉल हो रहा है यानी वर्षा हो रहा है। ठीक है, तो वर्षा से हम लोग क्या देखते हैं कि मैम यहाँ पे आपके ओशियन, समुंदर या आपके सागर या आपके रिवर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिवर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपके समुद्र में एक जीव पाया जाता है, उस जीव का नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, उस जीव का नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अब इस साइनोबैक्टीरिया में पाया क्या जाता है, तो इसमें आपका पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या पाया जाता है, आपका इसमें आपका पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब आपको पता होगा कि जिस भी जीव में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वह क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण करता है। तो अब यह क्या करेगा, आपका प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करेगा, यानी 6CO2 प्लस 6H2O मिलके क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस हमारा क्या आ जाता है, इस तरह ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में आ जाता है। वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन कैसे आया, तो मैम हम लोग देखते हैं कि हमारे जब ओशियन का निर्माण होता है, यानी समुंदर का निर्माण होता है, तो उसमें समुंदर में एक हमारा जीव पाया जाता है, उस जीव का नाम क्या था, तो मैम उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया की खासियत क्या थी कि इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था। जिस भी जीव में हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वह क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन का निर्माण करता है, और साथ में ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस तरह क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या आता है, जो ऑक्सीजन है वह अस्तित्व में आता है। तो ऑक्सीजन कैसे अस्तित्व में आया, कैसे वर्षा हुआ, कैसे हमारी ये सारी गैस से अस्तित्व में आती है, आपको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, जो कि क्या है, प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग को क्या करना है, आपको याद रखना है, प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग। इसी से क्या होता है कि जो भी हमारी गैसें थी पृथ्वी सतह के अंदर क्या हो जाती है, वह आपके पृथ्वी सतह के ऊपर आ जाती है। किसके दौरान, तो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान। यहाँ पे ऊपर आप लोग लिख सकते हैं, मैम क्या हुआ था, तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जिससे प्रोसेस ऑफ डिगैसिंग हुआ, फिर हमारी इतनी सारी गैसें आई। उस गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस आती है, तो आपका H2 आता है, यानी जल वाष्प आता है, चारों तरफ क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, वर्षा होता है, वर्षा में एक समुंदर ये सब का निर्माण होता है, फिर कैसे ऑक्सीजन आया, सारा मैंने बात बता दिया। तो आपके सेकेंडरी एटमोस्फेयर का भी जो चर्चा है वो होता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपने टर्शियरी एटमोस्फेयर पे, यानी हमने आपको क्या बताया था, कहाँ गया भाई, देखो हमने क्या बताया था कि जब हम लोग ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे तो पहला तो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर आएगा, जो कि प्राप्त नहीं होता है, हमने देख लिया। दूसरा हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में सारी चीजें हो जाती है, जिसे हमने समझ लिया। अब का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह क्या है, टर्शरी एटमॉस्फेयर है। अब इसे हम लोग टर्शरी एटमॉस्फेयर क्यों कहते हैं, देखो उसे थोड़ा सा समझना है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाता है, आपके एटमॉस्फेयर का निर्माण हो गया, एटमॉस्फेयर का क्या हो गया, निर्माण हो गया। जब एटमॉस्फेयर का निर्माण हो जाता है, कौन से एटमॉस्फेयर का,
तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, यानी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या करते हैं, तो हम लोग इस सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं, तो आपके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आपके मीथेन और आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका HFC और आपका NF3 SF6, ये सारी गैसें क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ये सारी गैसें क्या होती हैं, तो ये सारी गैसें क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, ठीक है। ये कैसी गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैस है। ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और जो आपका मीथेन है, ये दो सभी ग्रीन हाउस गैसों में से क्या है, मुख्य गैस होती है। और ये ग्रीन हाउस क्या करता है, हमारे पृथ्वी पे क्या करता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही क्या होता है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है बहुत अधिक बढ़ने लगता है अगर, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन हम मानव कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, ये सारी गैसें क्या होती है, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है वो अचानक से बढ़ने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, हमारा टर्शरी एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। टर्शरी एटमॉस्फेयर कहलाता है, यानी जब हम लोग सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटी करके ये सारी काम कर देते हैं, तो उसी को टर्शरी एटमॉस्फेयर हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि आपके एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी हमने ओरिजिन को पढ़ लिया, ओरिजिन कैसे हुआ। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा वायुमंडल है वो किन किन चीजों से मिलके बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेडिंग क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का संरचना, ठीक है। वायु मंडल का संगठन, यानी हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। अब उसे हमें क्या करना है, पढ़ना है, करना कुछ नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, एक तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है मैम, एक तो पाया जाएगा आपका गैस, गैस पाया जाएगा। एक हमारा क्या हो जाता है, आपका गैस पाया जाता है, ठीक है। गैस में भी दो तरह के गैस पाए जाते हैं, एक आपका कौन सा गैस पाया जाता है, तो एक आपका पाया जाता है कांस्टेंट गैस, और दूसरा कौन होता है, वेरिएबल गैस। वेरिएबल नाम से पता चल रहा है कि जिसकी जो मात्रा है वह बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, एक तो होगी हमारी कांस्टेंट गैस, और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल गैस, वेरिएबल गैस। इसे स्थिर गैस बोल सकते हैं, इसे अस्थिर गैस बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। एक तो हमारा गैस हो गया, दूसरी चीज क्या पाई जाती है, दूसरी चीज आपकी पाई जाती है भाई, तो वो होता है आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी जल वाष्प। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, जल वाष्प। आपके जल वाष्प से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं, और डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन उठाकर ही क्या करता है, हमसे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा आपका वाटर वेपर हो गया, और तीसरा हमारा लास्ट क्या आ जाता है, आपका आ जाता है डस्ट पार्टिकल, डस्ट डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, यानी धूल कण। अब ये कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, इनका क्या महत्व होता है, सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने गैस को स्टार्ट करते हैं, गैस जो कि दो तरह की पाई जाती है उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्या है, गैस है। गैस में हम लोग पहले कौन से गैस को पढ़ेंगे, तो मैम हमारा पहला आ जाएगा कांस्टेंट गैस, कांस्टेंट गैस, ठीक है। कांस्टेंट गैस क्या होता है उसे थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, ऐसी गैस है जो कि हमारे पृथ्वी सतह के 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, उसका जो अनुपात है वह क्या होता है, चेंज नहीं होता है कहीं पर भी। जैसे इक्वेटर हो गया, या हमारा
या हमारा पोलर रीजन हो गया, ठीक है। तो गैसों का ऐसा अनुपात, देखो यहाँ पे लिख लो चाहे ऐसे, ऐसी गैसें हैं जिनका अनुपात अनुपात पृथ्वी सतह के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, बराबर होता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हर जगह इक्वल होता है। जैसे अब थोड़ा सा इसे हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। जैसे देखो, ये हमारी क्या हो जाती है, आपकी पृथ्वी हो जाती है, ठीक है। आप हमने आपको क्या बताया, हर जगह का मतलब क्या होगा, ये हमारा 0 डिग्री हो गया यानी इक्वेटर हो गया, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री क्या हो गया, साउथ हो गया, यानी ये हमारा पोलर रीजन हो गया। तो हमने क्या कहा कि हमारे पृथ्वी सतह के 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, कहीं पर भी गैसों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट गैस कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की मैं अगर बात करूं तो नाइट्रोजन आपका 78.08% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। तो अगर आप पृथ्वी सतह के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तो जो नाइट्रोजन है इसका अनुपात क्या होगा, हर जगह इक्वल आपको देखने को मिलेगा। वह आपका इक्वेटर हो जाए या आपका पोलर रीजन हो जाए, हर जगह, ठीक है। आपका एक तो नाइट्रोजन हो गया, आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन हर जगह कितना होगा, 21% होगा, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा गैस आ जाता है मैम, हमारा आर्गन आ जाता है। आर्गन 0.93%। ये हर जगह इन गैसों का क्या होगा, जो अनुपात होगा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट गैस बोलते हैं। तो आपको कांस्टेंट गैस पता चल गया कि मैम ऐसी गैस है जिनका अनुपात पृथ्वी सतह के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हर जगह का मतलब इक्वेटर और पोलर रीजन पे, ठीक है, हमें देखना है क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, इनका अनुपात हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे गैस पे। दूसरा गैस हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा वेरिएबल गैस। वेरिएबल गैस यानी इसे हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं अस्थिर गैस, ठीक है, अस्थिर गैस, ठीक है। अब आपकी वेरिएबल गैस क्या होती है, वह इनका जो अनुपात होता है ना, वह क्या होता है, बदलता रहता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो मैम वेरिएबल गैस में कौन कौन सी गैसें आती है, थोड़ा सा उसे देख लेना है। एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एक आपका हाइड्रोजन आता है, फिर हमारा हीलियम आता है, फिर आपका मीथेन आता है, फिर आपका जेनॉन आता है। इतनी सारी गैसें क्या होती हैं, हमारी वेरिएबल गैस कहलाती हैं। अब थोड़ा सा आपके CO2 के बारे में क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। CO2 का महत्व आपको समझना है, क्योंकि इसका जो महत्व है आपको हर जगह चर्चा में सुनने को मिलेगा। तो देखिए, इस CO2 को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब इसे मैम ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर 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 मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पृथ्वी सतह का जो औसत तापमान होता है वह कितना होता है, आपसे एनडीए एग्जाम में एकदम डायरेक्ट पूछा गया है। देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पृथ्वी सतह का जो औसत तापमान होता है वह कितना होता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम पृथ्वी सतह का औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान कितना होता है, तो मैम वो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बिना CO2 के, अगर हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 को हटाकर पूछा जाए कि आपके अर्थ का टेम्परेचर कितना होगा एवरेज, तो विदाउट CO2 अर्थ टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, तो मैम -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा,
-18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं रहता है तो आपके पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह माइनस में चला जाएगा। माइनस में क्यों चला जाएगा, अब उसी को समझना है, और जब वो हम बातें बताएंगे तो आपको ग्रीन हाउस गैस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा CO2 क्या करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक अर्थ का डायग्राम बनाना होगा। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई जो कि अपने चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर से क्या हुई है, घिरी हुई है। इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। और यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से आपके सूर्य की क्या आती है, किरण आती है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, सूर्य की किरण आ रही है। तो आप सबको पता होगा कि मैम जो हमारी पृथ्वी है वह डायरेक्ट क्या करती है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा यानी सूर्य से आने वाली किरण से क्या होती है, गर्म नहीं होती है। पहले पृथ्वी क्या करती है, अपने आप को गर्म करती है, यानी पहले हमारी अर्थ गर्म होती है और फिर पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, इतना बात आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, आप सबको पता है कि जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है इससे हमारा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है। अब कब तक नहीं गर्म होगा, जब तक कि हमारी पृथ्वी खुद को गर्म करके अपने अंदर से क्या होती है, उष्मा को नहीं छोड़ती है, तब तक हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म नहीं होता है। तो जब पृथ्वी अपने अंदर से क्या करती है, उष्मा को छोड़ती है, तो ये जब उष्मा मतलब हमारा बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा CO2 है यानी जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, यह क्या करता है, हमारे पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा को क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में फिर दोबारा क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। दोबारा क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसको क्या होता है, बाहर नहीं जाने देता है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है, बना रहता है। अगर CO2 नहीं होता तो जितनी उष्मा हमारी पृथ्वी छोड़ती वो सारा उष्मा क्या हो जाता, बाहर निकल जाता और हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता, ठंडा हो जाता। तो इस कारण हम लोग क्या कहते हैं, CO2 गैस को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसे एक छोटे से 5 मिनट के वीडियो में क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझना है कि मैम CO2 को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बनाए रखने में इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। अगर ये CO2 नहीं होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा मैम, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ लिए। अब बस आपका जल वाष्प बचा है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपका टॉपिक क्या होगा मैम, जल वाष्प। जल वाष्प यानी हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाटर वेपर। वाटर वेपर, तो देखिए ये आपका जल वाष्प क्या होता है, एक तरह का परिवर्तनशील गैस होता है, जो कि क्या होता है, हमारे ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, इसकी मात्रा कम होते जाती है। इतना आपको समझना है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में लिखना है कि यह वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित ऐसा परिवर्तनशील गैस है, परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, यह वायुमंडल में उपस्थित ऐसा परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, घटती जाती है। ये जो मैंने आपको लाइन लिखवाया है ना, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आपके यूपीएससी 2024 में यही लाइन ही आपसे पूछा गया था। पहला आपसे स्टेटमेंट क्या दिया गया था कि जो हमारा जल वाष्प होता है यह वायुमंडल में उपस्थित एक कैसा गैस होता है, तो मैम परिवर्तनशील गैस होता है। परिवर्तनशील गैस क्यों होता है, क्योंकि यह क्या होता है, आपके ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता जाता है। और ये भी आपसे बात पूछा गया था कि जो हमारा जल वाष्प होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता
होता है घटता जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या था हमारा, सही था। पहला परिवर्तनशील गैस है, सही है। दूसरा घटता जाता है ऊंचाई बढ़ने के साथ, ये भी सही था। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा इसके काम को समझ लेना। ठीक है, काम समझेंगे तभी तो इसका महत्व भी समझ में आएगा। तो देखो, अब पहले मैं इसको नोट से लिखवा रही हूँ, मतलब जो भी बातें लिख रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो यह क्या करता है, यह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, कर लेता है, तथा पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा को क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। मैंने आपको पीछे बताया कि पृथ्वी क्या करती है, ऊर्जा छोड़ती है। तथा क्या करता है, तथा पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा को क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। छोड़े गए ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है, जिस कारण क्या होता है कि हमारी पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म होती है और न ही ज्यादा ठंडा होती है। अतः इसे क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का कंबल बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अतः संग्रहित कर लेता है, जिस कारण पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म होती है और न ही ज्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, और न ही ज्यादा ठंडी होती है। अतः इसे क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ बोलते हैं। ठीक है, अतः इसे ब्लैंकेट ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, एक बार छोटे से डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो मान लीजिए यहाँ पे हमारी क्या हो गई, ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया, आपका वाटर वेपर हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपका जल वाष्प हो गया। ठीक है, अब यह जल वाष्प क्या कर रहा है, तो मैम सूर्य से आने वाली ऊर्जा को यह क्या कर रहा है, अपने मतलब अपने पास क्या कर ले रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। यानी जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसमें से कुछ मात्रा को क्या कर ले रहा है, अवशोषित कर रहा है, जिस कारण क्या हो रही है कि जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है वो ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है। और फिर क्या कर रहा है मैम, हमारे पृथ्वी द्वारा, यानी यहाँ पे हमारी अर्थ है मैम, यह हमारे पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊर्जा को क्या कर ले रहा है, संग्रहित कर ले रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी हमारी ज्यादा ठंडी नहीं हो पा रही, मतलब उष्मा को क्या कर ले रहा है, थोड़ा सा अपने पास रख ले रहा है, जिस कारण पृथ्वी ज्यादा ठंडी नहीं हो पा रही है। तो इस कारण इसे क्या कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ कहते हैं। इसे क्या कर रहा है, संग्रहित कर रहा है, यानी इसे संग्रहित कर रहा है और इसे क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके वाटर वेपर का, यानी जल वाष्प का महत्व। अब हमारा एक क्या बच गया है, डस्ट पार्टिकल बच गया। ठीक है, लास्ट डस्ट पार्टिकल, आपका लास्ट है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल, ठीक है, अब ये आपका डस्ट पार्टिकल क्या करता है, तो यह वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करता है। आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या हो गया कि मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, ये हमारा डस्ट पार्टिकल हो गया, धूल कण हो गया। तो अब इसके चारों तरफ क्या होंगे कि जो हमारे जल वाष्प होंगे वह क्या होंगे, संघनित होंगे। जल वाष्प क्या होगा, संघनित होगा। और एक समय आता है कि ये सब क्या करते हैं, अपने क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बादल का निर्माण करते हैं। और फिर क्या होता है, जब वर्षा, यानी जब ये वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, तो क्या हो जाती है, हमारे धरातल पर क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि यह वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करता है। यह वायुमंडल
में उपस्थित आर्द्रता ग्राही की तरह कार्य करता है। कार्य करता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, जो जल वाष्प होता है वो संघनित होता है, फिर यह बादल का निर्माण करता है जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। जिसके चारों तरफ, यहाँ पे लिखिएगा, जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ, चारों तरफ जल वाष्प संघनित होता है, संघनित नित होता है तथा यह बादल का बादल का निर्माण बादल का निर्माण करती है जिसके फल स्वरूप क्या होता है, वर्षा होता है। जिसके फल स्वरूप फल स्वरूप वर्षा होती है। ठीक है, अब देखो इसे डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायग्राम क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, आपका अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, अर्थ सरफेस हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मैम जो हमारी गर्म हवाएं होती है वह क्या होती है, हल्की होकर क्या होती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। जब हमारी गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर की तरफ राइज करेंगी तो ये गर्म हवाएं क्या करती है, अपने साथ में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी क्या करती है, ऊपर लेके जाती है। यानी इन डस्ट पार्टिकल्स को भी क्या करेगी, ऊपर लेके जाएगी। अब जब डस्ट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाता है तो आप सबको पता है कि जैसे हम लोग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आपका क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक समय आएगा कि इनका क्या हो जाएगा, संघनन यानी कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और यह क्या करेंगे, आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे और ये सारी डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगी, जल बूंदों का निर्माण करेंगी और फिर क्या होगा, आपके धरातल पर वर्षा होगा। तो अगर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल नहीं होता तो क्या होता, आपका वर्षा नहीं होता। तो हमने क्या जान लिया, आपके सारे जो कंपोनेंट्स थे एटमॉस्फेयर के, उसके महत्व को जान लिया। अब जो भी आपका अगला टॉपिक है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसे क्या करेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का टॉपिक आपको बताना है, जहां पर भी डाउट होगा आपको बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।